हेलो। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों में शायद ही कोई ऐसे हों जो कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का योग जो होता है उसके कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात नहीं जानते हो। इस विश्वविख्यात प्रमेय के रचयिता जनक पाइथागोरस है, सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम वही पाइथागोरस की बात करते हैं। ये गणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति का मूलभूत आधार पाइथागोरस में, जो कि एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे, जिनका जन्म यूनान के सामोस नामक एक टापू है, जो कि थोड़ा सा नीचे पड़ता है, समुद्र के हिस्सा में पड़ता है। एक टापू है, आइलैंड है, और वही टापू पर इनका 570 ईसा पूर्व यानी कि ईसा के मृत्यु के पहले, तो ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि इनका कोई पुख्ता कोई सबूत नहीं है, कहीं पर लिखित नहीं है। उस समय में स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुआ था, लिखने की कला नहीं था उस टाइम में, इसलिए पाइथागोरस ने अपनी कोई जीवनी नहीं लिखी थी। तो उनके बारे में जो बतलाने वाले थे, उनके अनुयायी, उनके भक्त लोग, जैसे कि प्लूटो, अरस्तु, इन लोगों ने जो भी उनके बारे में लिखा, वही सब जानकारी जो है सो बाद के लोगों तक पहुंच पाई है। इसलिए कोई उनके द्वारा, खुद के द्वारा लिखी गई कोई ऐसा जीवनी है नहीं। तो एक अंदाज के आधार पर ही ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 570 से 80 के बीच, कुछ इसी तरह से अनुमान लगाया जाता है। ये अलग अलग थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अलग अलग जब आप पढ़िएगा, बुक में पढ़िएगा तो कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जहाँ तक उन लोगों का दिया गया आंकड़ा है, ब्यौरा है, उसके आधार पर 570 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, सामोस नाम के टापू पर। सामोस नाम का टापू एक ऐसा जगह है जहाँ पर यूनानी व्यापारी लोग रहा करते थे, काफ़ी रईस लोग रहा करते थे। उस सभ्यता के अनुसार जो है कुछ ऐसा चलन था कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है सो मुख्य रूप से सिर्फ रईसों लोगों को है, अमीरों को ही है। गरीब लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसा सब उस समय की परंपरा थी वहाँ के लोगों की। ये एक रईस घर में जन्म लिए थे। इनके पिताजी मर्चेंट थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। एक रईस घर में जन्म लिए थे। अब 16 साल की उम्र में इनका जो बुद्धिमत्ता थी, एक आम लोगों से हट करके थी। उस समय कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था जहाँ पर लोग जाकर के इकट्ठे एक जगह जाकर के पढ़ाई कर सकें। उस समय का व्यवस्था कुछ ऐसा था कि जो भी पढ़ाई के इच्छुक व्यक्ति हुआ करते थे, वो विश्व के अलग अलग देश में जाकर के विद्वानों के संपर्क में आकर और वो ज्ञान को प्राप्त करते थे। कुछ इसी तरह से वो भी किए। तो वो अपने गुरु को माने थेल्स ऑफ मिलार्ट्स के थेल्स, जिनका हम जिक्र आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट में भी कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले बतलाने वाले थेल्स ही थे, तो थेल्स का हम जिक्र कर चुके हैं। तो थेल्स के ये शिष्य थे, थेल्स के संपर्क में आए, काफ़ी ज्ञान अर्जित किए और उनके ये शिष्य रहे, बहुत घने शिष्य रहे। इसी बीच जो है सो उन्होंने इस महान प्रमेय को दिया कि कोई भी समकोण त्रिभुज का लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का योग जो होगा सो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने क्या दिया कि अगर कोई त्रिभुज जिसका 3 भुजा 3, 4 और 5 के अनुपात में है, त्रिभुज यानी कि 3 भुजा होगा, 3 साइड होगा, तो तीनों साइड जो है अगर 3, 4 और 5 के रेशियो में है, यानी कि एक भुजा 3 है, दूसरा 4 है और तीसरा 5 है, तो ये त्रिभुज जो होगा सो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज बनेगा। एक भुजा, एक साइड 3, दूसरा 4 और तीसरा 5 है, तो ये जो होगा सो समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें दोनों छोटा भुजा को लंब और आधार बोला गया और तीसरा जो भुजा बच गया, जो बड़ा वाला भुजा था, बड़ा वाला साइड था, उसको कर्ण बोल दिया गया। और इसी के आधार पर यह फॉर्मूला तैयार हुआ, जो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का जो योग था सो कर्ण के स्क्वायर के बराबर था। वो छोटा से छोटा त्रिभुज हो, 3 सेंटीमीटर हो, 3 मीटर हो, 3 फीट हो, कुछ भी हो,
अगर 3, 4 और 5 के रेशियो में है तो वो जो होगा सो समकोण त्रिभुज बनेगा। और इसी आधार पर बिल्डिंग स्क्वायर सेट एक तैयार किया गया। आप ज्योमेट्री बॉक्स में उस तरह का देखे होंगे कि एक होता है ट्रायंगल होता है जिसमें एक 3 रहता है, दूसरा 4 और तीसरा जो होता है सो 5 के रेशियो में होता है। और इसी के आधार पर कोई भी बिल्डिंग को कहीं पर भी जो कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था तो उसी के आधार पर सतह पर परपेंडिकुलर को खड़ा करने के लिए उसी तरह का सेट का यूज किया जाता था। बाद में तकनीकियाँ काफ़ी विकसित हो गई है, तो आज के ज़माने में बहुत सारे तकनीकी है जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए। चलिए, तो इसी बीच वो निर्माण किए। फिर ये महान प्रमेय देने के बाद थेल्स से विदा लेकर के और विश्व के और भी बहुत सारे देश में वो भ्रमण किए ज्ञान को प्राप्ति के लिए। फारस, बेल्जियम, यहाँ तक बोला जाता है कि वो भारत भी आए थे। उस समय में वो महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए थे, महात्मा बुद्ध से ही बहुत सारा ज्ञान अर्जित किए। इन सभी जगहों से शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो वापस वो अपने वतन को लौटे, यानी कि सामोस को लौटे। वहाँ लौटने के बाद वहाँ पर आतंकियों का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था। वहाँ पर जाकर के वो एक ऐसे स्कूल का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसे स्कूल का संरचना करना चाहते थे, निर्माण करना चाहते थे जिसमें हर वर्ग के लोग पढ़ाई कर सकें, हर कोई पढ़ाई कर सके, जहाँ पर अमीर गरीब का फर्क नहीं हो। कुछ ऐसे तरह का स्कूल का वो निर्माण करना चाहते थे, लेकिन आतंकियों के अधिक आतंक होने के वजह से वो अंततः उन्हें सामोस जो है सो छोड़ना पड़ा और छोड़ करके वो चले गए इटली का एक शहर क्रोटोन वो चले गए 532 ईस्वी में। और क्रोटोन जाकर के उन्होंने 530 या 29 इस समय एक स्कूल वहाँ पर प्रारंभ किए, एक एकेडमिक का शुरुआत किए, नींव डाले। इस एकेडमिक में जो है सो हर वर्ग के बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर के पढ़ाई किया करते थे। उससे पहले का परंपरा क्या था कि अलग अलग देश में जाना, अलग अलग विद्वानों के संपर्क में जाना, जिसके कारण जो है सो हर वर्ग के बच्चे जो है सो हर वर्ग के लोग जो है सो हर जगह पहुंच नहीं पाते थे। जो रईस लोग होते थे वो पहुंच जाते थे और जो लोग गरीब हुआ करते थे वो हर जगह पहुंच नहीं पाते थे। जाहिर सी बात है कि जो हर देश में हर किसी को जाना पॉसिबल है नहीं, संभव हो नहीं पाता था। वो एक ऐसे इस तरह का स्कूल का निर्माण किए जहाँ पर हर कोई सुविधा से पढ़ सके, हर वर्ग के लोग वहाँ पर पढ़ाई कर सकें। और उस वक्त उसमें उनके भक्त लोग, उनके अनुयायी लोग रहा करते थे, जिन्हें पाइथागोरियन कहा गया। पाइथागोरस के भक्त पाइथागोरियन, उनके अनुयायी लोग का नाम पड़ा पाइथागोरियन। एक अलग तरह का परंपरा वो शुरू की है पाइथागोरियन। इस स्कूल में जो है सो मुख्य रूप से पढ़ाई होती थी रेखा गणित, अंक गणित, संगीत और ज्योतिषी विज्ञान। ये मुख्य रूप से उस समय पढ़ाई किया जाता था, ये 4 विषय का। उनका मानना था कि ये रेखा गणित हो, अंक गणित हो, ज्योतिषी विज्ञान हो, संगीत, ये सब का सब जो है सो अंक पर ही आधारित है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि पूरे एक मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सब अंकों का ही खेल है, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। उन्होंने संगीत को भी अंक के रूप में बदला, प्रोपोर्शन के अनुपात के रूप में बदला संगीत को भी। आप कोई लोहा का, किसी मेटल का, स्टील का अगर एक आप पाइप ले लेते हैं, उसके एक किनारे पर पकड़ते हैं और दूसरे किनारे पर कोई चीज़ से प्रहार करते हैं तो कुछ साउंड निकलता है वहाँ से, जिसको नोट कहा जाता है, संगीत की भाषा में जिसे नोट कहा जाता है। अगर आप दोनों के दूरी को बदल देते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा और नज़दीक पकड़ लीजिए और प्रहार करने का भी, मतलब दोनों को थोड़ा सा क्लोज अप ले आते हैं, तो क्लोज लाने के बाद आप जब फिर से जब प्रहार कीजिएगा तो साउंड चेंज हो जाएगा। साउंड चेंज होने का अर्थ हुआ नोट का चेंज हो जाना, संगीत की भाषा में नोट का चेंज हो जाना, साउंड बदल गया। यानी कि आपका प्रहार और हाथ को पकड़ने दोनों के बीच का जब गैप चेंज होता है, जब गैप चेंज होता है तो नोट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि संगीत का सुर जो है वहाँ से बदल रहा है। उनका कहना था कि ये अनुपात में है, जैसे जैसे अनुपात बदलेगा वैसे वैसे जो है सो वहाँ से नोट का भी, संगीत भी वहाँ से बदलेगा। और संगीत को भी वो प्रोपोर्शन में बदले, वो भी उसको भी अंक के रूप में बदले। और इसी के साथ जो है सो आविष्कार हुआ स्ट्रिंग वाले
इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। स्ट्रिंग वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि सितार, गिटार, वायलिन, ये सब स्ट्रिंग वाला होता है जिसमें तार रहता है। जो लोग भी कभी गिटार बजाए होंगे या कम से कम जानते होंगे या देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे उसमें कॉर्ड होता है, आप पकड़ते हैं, उसमें होता है जैसे C-D-E-F करके उसमें कॉर्ड होता है। तो जैसे जैसे उसको हाथ को मूव कराया जाता है, आगे पीछे किया जाता है, उसमें सुर क्या होता है, बदलता है। तो जैसे आप आगे बढ़ाए सुर बदल गया और पीछे किए सुर बदल गया। कहने का मतलब कि ये अनुपात में विभाजन है, पूरे रूप से उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने जो तैयार किया था प्रणाली, उस प्रणाली के आधार पर आज का गिटार नहीं बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बेस वही है, आधार वही है, वहीं से ही शुरुआत किया गया है। तो इस तरह से वो जो है सो अंक पर, प्रोपोर्शन पर, अनुपात पर विभाजन किए सुर को। रेखा गणित, अंक गणित और संगीत, ये तीनों को आपस में मिक्स किए। ये तीनों बतलाए कि ये सब अनुपात पर ही बना हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने ज्योतिषीय विज्ञान को भी अंक पर ही आधारित बतलाया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बतलाया कि मनुष्य का जन्म से मृत्यु एक अनुपात का, अंकों का विभाजन है, उसी के आधार पर मनुष्य का जन्म से मृत्यु तक की सारी घटनाएं घटती हैं। इस सब के बाद वहाँ पर उनके अनुयायी लोग, कुछ उनका राजनीतिक गतिविधियां ऐसी हुई कि वहाँ के लोग जो है सो उनको अपने देश से निकाल दिए, उनको सप्रेस कर दिया गया, उनको दबा दिया गया और उन्हें अपने देश से निकाल दिया गया। और अंततः 500 ईस्वी में इटली के ही किसी दूसरे शहर में उनकी मृत्यु हो गई। 500 या 490 ईस्वी में, ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। लोग वहाँ से उनसे नफरत करने लगे, उनके अनुयायी से, यहाँ तक कि पाइथागोरियन शब्द से वहाँ के लोग नफरत करना शुरू कर दिए। लेकिन उनके जो भक्त लोग जैसे कि प्लूटो, अरस्तु, इन लोगों ने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा, उनका प्रचार किया। तब जाकर के उनके मृत्यु के लगभग 200 वर्ष रोम में बहुत बड़ा उनका स्टैचू तैयार किया गया और उन्हें यूनान के सबसे उन्नत मस्तिष्क के व्यक्ति का खिताब से नवाजा गया। तो ये थी कहानी पाइथागोरस की। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने अपने फ्रेंड को निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को, इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। विज्ञान में रुचि लेने वाले हर एक व्यक्ति इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और फिर हम जल्द ही एक नए कहानी के साथ, एक किसी और विशाल, एक महान वैज्ञानिक के जीवनी के साथ आप लोगों के सामने में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।